माउथ फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज का आपका जो टॉपिक है वो एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन है। हमने पिछली क्लास में द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के अध्ययन को पढ़ा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। ठीक है, मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एक बीजपत्री भ्रूण के अंदर एक ही बीजपत्र होता है तथा द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र होते हैं। बाकी प्रांकुर और मूलांकुर उसमें भी बनते हैं, प्रांकुर और मूलांकुर एक बीजपत्री में भी बनते हैं। ठीक है, अगर टॉपिक को हम स्टार्ट से देखें तो देखो ये जाइगोट है। ये क्या है? जाइगोट। जाइगोट कहाँ से बना? जाइगोट कहाँ से बना? तो ये आप बिल्कुल अच्छे से बता सकते हो कि जाइगोट एक अंड कोशिका एक एक अंड कोशिका और एक नर युग्मक के मिलने से बना। जाइगोट तो तभी बनता है एक अंड कोशिका तथा एक नर युग्मक के मिलने से। ठीक है, तो ये 2n स्ट्रक्चर है भाई। कैसी स्ट्रक्चर है? डिप्लॉयड है। ये कैसी है? इससे आगे क्या बनता है? तो देखो कभी कभी जो जाइगोट होता है वो अपने चारों तरफ एक आवरण को बना लेता है। हाँ, ये एक आवरण को बना लेता है और इस आवरण को कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं ऊस्पोर। क्या कहते हैं? निस्तांड। हिंदी में क्या बोलोगे? निस्तांड। और वैसे ऊस्पोर। फिर इसमें विभाजन होता है। जब विभाजन स्टार्ट होता है तो इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, एक भ्रूणीय कोशिका तथा एक निलंबक कोशिका बन गई। इसके बाद में ये जो ऊपर वाली जो कोशिका है भ्रूणीय कोशिका, इसमें वापस से अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप वापस से दो कोशिका बनती है, एक बीजपत्र कोशिका तथा एक भ्रूणीय एक्स कोशिका। कौन सी? ठीक है, और नीचे वाली सेल जो होती है आकार में वृद्धि करती जाती है और किसका निर्माण कर लेती है? निलंबक कोशिका का। अब ऊपर वाली सेल में विभाजन नहीं होता, लेकिन ये जो भ्रूणीय कोशिका एक्स कोशिका होती है ये वापस से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ऊपर वाली कोशिका ही रही, ये वापस से दो सेल में डिवाइड हो जाती है, प्रांकुर प्रारंभिका और मूलांकुर प्रारंभिका, और नीचे वाली सेल निलंबक। ठीक है, अच्छा ऊपर वाली सेल क्या है? बीजपत्र कोशिका। क्या है? ये प्रांकुर प्रारंभिका आगे जाके प्रांकुर बनाती है और मूलांकुर प्रारंभिका आगे जाके मूलांकुर बनाती है। प्रांकुर से प्ररोह विकसित होता है और मूलांकुर से मूल विकसित होती है। जड़, हाँ, मूल विकसित होती है। और ये जो बीजपत्र कोशिका है वो बीजपत्र बना लेती है। तो एक तो बीजपत्र बन जाता है और प्रांकुर और मूलांकुर इसमें बन जाते हैं। ये रहेगा आपका एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन। समझ में आ गई बात? बस इतना सही है इसमें। ठीक है, तो रिवाइज करूं या समझ में आ गया? जाइगोट है, पहले ऊस्पोर बनाएगा, ऊस्पोर बनने के बाद इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी, भ्रूणीय कोशिका तथा निलंबक कोशिका। भ्रूणीय कोशिका के अंदर वापस से डिवीजन होगा अनुप्रस्थ, जिसके फलस्वरूप दो कोशिका बनेगी, बीजपत्र कोशिका तथा भ्रूणीय एक्स कोशिका। और नीचे वाली सेल वृद्धि करके क्या बना लेगी? निलंबक कोशिका। इधर आप देखते हो तो बीजपत्र कोशिका बीजपत्र का निर्माण करेगी और जो भ्रूणीय एक्स कोशिका होती है ये दो प्रांकुर प्रारंभिका और मूलांकुर प्रारंभिका बनाती है। प्रांकुर प्रारंभिका प्रांकुर का निर्माण और वो मूलांकुर का निर्माण, ऐसे इनमें मूल विकसित हो जाती है और प्ररोह विकसित हो जाता है और एक बीजपत्र बन जाता है। इस कारण इसको प्ररोह मतलब
टिप होता है, ऊपरी टिप, प्लांट का ऊपरी ऊपर का टिप, जहां से पत्तियां वगैरह, फ्लावर वगैरह जो निकलेंगे ऊपर हो रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? समझ में आई? ठीक है। अब आपके बुक के अंदर एक बीजपत्री स्ट्रक्चर और दे रखी है, वो घास परिवार से है। जैसे घास की फैमिली जो होती है, उसी से एक बीजपत्र का और अध्ययन करना है, तो आप इसको भी देख लो। रूपी द्विबीजपत्री वाला तो पहले रह गया, इसको हमने पढ़ लिया। ये डायग्राम कौन सा है? एक घास के भ्रूण का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, ये घास परिवार से दिखा रखा है। जो घास परिवार से जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनमें एक बीजपत्र को स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक बीजपत्र को स्कूटेलम ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, ये स्कूटेलम, ये जैसे मान लो ये भ्रूणीय अक्ष है, जहां से ऊपर की तरफ प्ररोह निकलेगा, नीचे की तरफ मूल निकलेंगे, तो ये भ्रूणीय अक्ष है। तो भ्रूणीय अक्ष से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पार्श्व में स्थित होता है। कौन? स्कूटेलम। भ्रूणीय अक्ष से ऊपर की तरफ थोड़ा सा पार्श्व में स्थित होता है। ठीक, बीज पत्र तो आप दिखाओगे ना, बीज पत्र है कहाँ, उसके कौन से एक बीज पत्र को आप बीज पत्र बोल रहे हो? तो वो बात स्कूटेलम है। यहाँ पर क्या है? स्कूटेलम। तो यहाँ पर जो एक बीज पत्र होता है, ठीक है, तो एक बीज पत्री जो होते हैं घास परिवार से, उनमें एक बीज पत्री को स्कूटेलम कहा जाता है। ये स्कूटेलम जो होता है भ्रूणीय अक्ष के ऊपर पार्श्व की ओर स्थित होता है। ठीक है, इस साइड के अंदर प्रहरव शीर्ष होता है। प्रहरव शीर्ष जो होता है प्रांकुर चोल से ढका रहता है। किससे ढका रहता है? नीचे की तरफ हम जाएं तो मूलांकुर चोल जो होती है मूलांकुर को ढककर रखती है। किसको ढककर रखती है? ठीक है, तो मूलांकुर से मूल बन जाएगी और प्रहरव शीर्ष से प्रहरव का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन है। ठीक है, चलिए। मूल गोप इसको ढककर रखने वाली होती है, इसको सुरक्षा प्रदान करने वाली। एक मूलांकुर चोल भी सुरक्षा दे रहा है, मूल गोप भी सुरक्षा देती है। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका टॉपिक रहेगा क्या बना। अब तक तो हम ये बन भाई, इसके बाद में ये बना, ये बना। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट जो होता है उसका क्या बनता है? बीज। क्या बनता है? बीज। ठीक है, लास्ट प्रोडक्ट बीज बनता है। आवर्त बीजी पादपों में लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? बीज होता है। अच्छा, बीज जब बनता है, बीज जब बनता है तो बीजांड से ही विकसित होता है। ये मान लो आप, जो बीजांड है, वो बीज बनाता है। बीजांड ही क्या बनाता है? बीज बनाता है। बीजांड क्या बनाता है? बीजांड जब बीज बनाता है तो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बीजांड के चारों तरफ का जो आवरण है, बीजांड के चारों तरफ का जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? अध्यावरण। क्या कहते हैं? ये आगे जाके जब बीज बनता है तो क्या बना लेता है? बीजावरण। क्या बना लेता है? ये बीज बन गया और इस पर बीजावरण बन। ठीक है, बीज के ऊपर दो आवरण बनते हैं, अध्यावरण, द्विअध्यावरणी होता है। अर्धबीजी पादप अधिकांश कैसे होते हैं? द्विअध्यावरणी। तो इनमें बाहर की लेयर जो होती है वो टेस्टा कहलाती है, अंदर की जो लेयर है वो टेगमन कहलाती है। अंदर की जो लेयर है वो टेगमन कहलाती है। बाहर की लेयर टेस्टा और अंदर की लेयर टेगमन कहलाती है। क्या कहलाती है?
ठीक है। बीजांड व्रंत जो होता है वो बीजवृंत में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? बीजांड व्रंत बीजवृंत में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब कुछ चेंजेस और होते हैं। तो बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय वो देखो वैसे क्या होता है, जो भ्रूणपोष होता है वो पूर्णतः अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ बीजों में बीजांड काय के ऊपर भ्रूणपोष की एक परत रह जाती है। किसकी? भ्रूणपोष की। इस कंडीशन को कहते हैं परिभ्रूणपोष। क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे काली मिर्च, जैसे काली मिर्च। परिभ्रूणपोष है, ठीक है। भ्रूणपोष शेष रह जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये कट करो सर इसको। बात समझ में आ गई? बीजांड व्रंत जो होता है किस में चेंज हो जाता है? बीज व्रंत में। किस में चेंज हो जाता है? कुछ बीज होते हैं जैसे काली मिर्च, इनमें भ्रूणपोष के चारों तरफ बीजांडकाय शेष रह जाता है। क्या? जो भ्रूणपोष होता है उसके चारों तरफ क्या शेष रह जाता है? बीजांडकाय। इस कंडीशन को हम कहेंगे प्री भ्रूणपोष। क्या कहेंगे? प्री भ्रूणपोष। किसके चारों तरफ शेष रह जाता है? बीजांडकाय के चारों तरफ क्या शेष रह जाता है? काली मिर्च के चारों में भ्रूणपोष के चारों तरफ बीजांडकाय शेष रह जाता है। काली मिर्च में भ्रूणपोष के चारों तरफ क्या शेष रह जाता है? बीजांडकाय। अच्छा देखो, भ्रूणपोष के ऊपर एक और लेयर आ गई, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं इसको? प्री। क्या कह रहे हैं? प्री भ्रूणपोष। तो वापस याद रख लेना, काली मिर्च में क्या होता है? क्या होता है? जो भ्रूणपोष होता है उसके चारों तरफ बीजांडकाय की एक परत शेष रह जाती है, इसको हम क्या कहेंगे? परिभ्रूणपोष। क्या कहेंगे? ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें, जैसे लिच्ची है, क्या है? लिच्ची। लिच्ची के अंदर क्या होता है? जो बीजांड होता है ना, बीजांड, जब बीज बनता है तो जो बीजांड होता है उसके ऊपर एक मांसल परत रह जाती है, एक गुद्देदार मांसल परत रह जाती है। ठीक है, इस मांसल परत को एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और ये खाने योग्य भाग होता है। ये क्या होता है? खाने योग्य भाग होता है। ठीक, हाँ, लिच्ची के अंदर। हाँ, अब एक और रह गया, जैसे कुछ बीजों में, जैसे ये बीज है बीजांड द्वार,
जहां बीजांड द्वार होता है वहां पर एक छोटी सी सफेद रंग की संरचना शेष रह जाती है। छोटी सी सफेद रंग की संरचना शेष रह जाती है, इसे कैरंकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरंकल। क्या कहते हैं? कैरंकल। जैसे अरंडी, कैस्टर, कैस्टर ऑयल नहीं होता, अरंडी, तो कैरंकल कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम आगे अगर हम बात करें तो भ्रूणपोष का क्या होता है? भ्रूणपोष का क्या होता है? जो एंडोस्पर्म होता है वो बीज निर्माण जब होता है, जब वो भ्रूणपोष होता है, वो बीज का जब निर्माण हो रहा है तो भ्रूण द्वारा पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है। भ्रूणपोष तो क्या होता है? खर्च हो जाता है। किसमें? जो भ्रूण होता है वो उसको पूर्ण रूप से उसको अवशोषित कर लेता है, तो जो भ्रूणपोष होता है वो सारा खर्च हो जाता है। फिर भी कुछ बीजों में भ्रूणपोष भी शेष रह जाता है। तो दो तरीके के बीज बनते हैं, एक तो बनते हैं भ्रूणपोषी और एक अभ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी वे बीज होते हैं जिनमें जिनमें भ्रूणपोष पूर्णतया भ्रूण द्वारा उपयोग में ले लिया जाता है। अभ्रूणपोषी कैसे बीज होते हैं? जिनमें भ्रूणपोष पूर्णतया खर्च कर लिया जाता है। किसके द्वारा? भ्रूण के द्वारा। भ्रूणपोषी वे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाता है, कुछ मात्रा में बच जाता है, उनको हम क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे इसकी अगर हम बात करें, अभ्रूणपोषी बीजों की अगर हम बात करें तो जैसे भाई इसमें तो जैसे मटर हो गया, मूंगफली होगी, इसमें जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे। इनके अंदर भ्रूणपोष शेष रहता है, ठीक है, और इनमें भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग में ले लिया जाता है। लेयर से नहीं पहचान में आएगा, वो तो अनुप्रस्थ काट निकाल के देखा जाता है बीज का, लेयर से नहीं पहचान में आएगी। ठीक है, तो वापस से रिवाइज करवा दूं, भ्रूणपोषी के आधार पर बीज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज और एक होते हैं भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज वे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष भ्रूण द्वारा पूर्णतः उपयोग में ले लिया जाता है, लेकिन भ्रूणपोषी वे बीज होते हैं जिनमें शेष रह जाता है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है। ठीक है, इस आधार पे बीज दो प्रकार के होते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं फल की। किसकी बात करते हैं? फल की। ठीक है, तो फल क्या है? फल क्या है? ठीक है, तो देखो बीजांड के अंदर भाई ये अंडाशय, इसके अंदर ये बीजांड, तो बीजांड तो बदल गया किसमें? बीज में। किसमें बदल गया? और ये अंडाशय है, ये चारों तरफ फल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अंडाशय की जो बाहर की भित्ति है वो फल भित्ति बना लेगी। तो अगर आप लिख सकते हो कि अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। और अंडाशय भित्ति किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का। किसका निर्माण करती है? फल भित्ति का। इसे पेरिकार्प भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पेरिकार्प भी कहा जाता है। क्लियर, तो ये फल का निर्माण करती है।
फल भित्ति का निर्माण करती है। हैं? वे फल जो अंडाशय से विकसित होते हैं सिर्फ सत्य, और जो अंडाशय से न होकर जैसे पुष्पासन से हो गए और किसी भाग से हो गए उनको असत्य फल कहा जाता है। तो इसी के आधार पर सत्य और असत्य फल हो गए। सत्य फल और असत्य फल, ठीक है, और एक अनिषेक फल। अनिषेक फल, तो सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है, उनको सत्य फल। और जिनका निर्माण अंडाशय से न होकर अंडाशय के अन्य भागों से होता है, जैसे पुष्पासन हो गया, जैसे सेब पुष्पासन से बनी होती है, असत्य फल कहलाएगा। और अनिषेक फल किसे कहेंगे? बिना निषेचन के उसमें फल बन जाए, यानी बिना बीज के ही क्या बन रहा है? फल बन रहा है एक तरीके से, उनको अनिषेक फल कहेंगे, जैसे केला हो गया, ठीक है। इसके अलावा यदि फलों पर कुछ हार्मोन छिड़क कर उनको परिपक्व कर लिया जाता है पूर्ण रूप से, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे प्रेरित अनिषेक फलन, ठीक है। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया कहलाएगी अनिषेक फलन, क्या कहलाएगी? और ऐसे फल को कहेंगे अनिषेक फल। और जब हार्मोन वगैरह छिड़क कर उसको बनाया जाता है तो फल का निर्माण किया जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेरित अनिषेक फलन, क्या कहते हैं? ठीक है। जब फल का निर्माण हो जाता है तो पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे अंडाशय से फल बन गया और पुष्प के जो अन्य भाग होते हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, वो जड़ के नीचे गिर जाते हैं। हाँ, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंजनन की। किसकी बात करेंगे? असंजनन, किसकी बात करेंगे? असंजनन, ठीक है। तो असंजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंजनन। बिना के भ्रूण निर्माण प्रक्रिया, यानी बिना युग्मक संलयन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया असंजनन कहलाती है। क्या कहलाती है? असंजनन, ठीक है। प्रोफेसर माहेश्वरी के अनुसार असंजनन 3 प्रकार का होता है। एक होता है अनावर्ती, एक होता आवर्ती, और एक होता अपस्थानिक भ्रूणता। एक होता अनावर्ती, एक होता आवर्ती, और एक अपस्थानिक भ्रूणता। 3 प्रकार का होता। अनावर्ती असंजनन किसे कहेंगे? अनावर्ती असंजनन में क्या होता है? जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिसके फलस्वरूप 4 सेल बनती है। कितनी? 4, ये रेखिक क्रम में बनती है, ठीक है। इन 4 में से किसी भी एक कोशिका से भ्रूण बन सकता है, किसी भी एक कोशिका से। ऐसी कंडीशन पाई गई है, तब असंग जनन की शुरुआत हुई है। ऐसी कंडीशन पाई गई है, किसी भी एक कोशिका से भ्रूण का निर्माण हो सकता है। तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो अगुणित होगा। कैसे होगा? क्यों होगा अगुणित?
अगुणित भ्रूण क्यों होगा? बनने वाला भ्रूण अगुणित क्यों होगा? क्योंकि आप बोल रहे हो इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका तो द्विगुणित है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, इसके फलस्वरूप ये जो 4 सेल बनी ये कैसी बनी? अगुणित। अब इनसे भ्रूण बन रहा है और निषेचन इसमें होना नहीं है तो अगुणित ही रह जाएगा, तो बनने वाला भ्रूण अगुणित। आवर्तीय संजनन में क्या होता है? इसमें भ्रूणकोश में 3 सेल ऊपर रहती हैं, 3 नीचे, 2 बीच में, एक ही रहती है वो 2 केंद्रक वाली। ठीक है, इसमें यह बताया गया है, प्रोफेसर माहेश्वरी ने यह बताया था कि आवर्तीय संजनन में क्या होता है कि भ्रूणकोश के निर्माण से पहले अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। क्या कहा था? और आपने क्या पढ़ा? भ्रूणकोश के निर्माण से पहले अर्धसूत्रीय विभाजन होता ही है। अरे ये हो गया, इसी से तो भ्रूणकोश बनेगा आगे जाके। लेकिन उसने रिसर्च करके बताया कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें भ्रूणकोश के पहले अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। और भ्रूणकोश, प्रोफेसर माहेश्वरी, और भ्रूणकोश के अंदर जो भी सेल होगी उसमें किसी से भी भ्रूण बन सकता है बिना निषेचन के। तो बनने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड, द्विगुणित होगा। समझ में आई बात? वापस से सुनो, इसमें क्या कहा? भ्रूणकोश के निर्माण से पहले अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो इसमें जो भी सेल बनी वो अब अगुणित नहीं है, कैसी है? सारी द्विगुणित। और बोल रहा है फिर उसके बाद में उसकी किसी भी सेल से भ्रूण बन सकता है, तो बनने वाला भ्रूण कैसा बना? द्विगुणित ही बना। कैसा बना? नहीं समझ में आया? वापस समझाऊं। आवर्तीय संजनन में क्या होता है कि भ्रूणकोश के निर्माण से पहले अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता। आपने यही पढ़ा है कि भ्रूणकोश के निर्माण के पहले अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। आपने तो यही पढ़ा है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनी और उनमें से एक कोशिका आगे जाके भ्रूणकोश बनाती है। तो अर्धसूत्रीय विभाजन तो हो ही गया। ये कह रहा है अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं हुआ फिर भी भ्रूणकोश बन गया, तो बनने वाली सभी कोशिकाएं कैसी थी? इसमें द्विगुणित। अर्धसूत्रीय होता तो अगुणित हो जाती है, तो सारी कैसी हैं? अब इनसे यदि भ्रूण बन जाता तो कैसा भ्रूण बना? और इसमें अगुणित ही बना। अब यह है अपस्थानिक भ्रूणता। इसमें इसने क्या बताया कि इसके अंदर क्या होता है? भ्रूणकोश के बाहर बीजांड काय की कोई भी कोशिका, भाई भ्रूणकोश किस में रहता है? बीजांड में रहता है। और भ्रूणकोश के जस्ट बाहर क्या रहता है? बीजांड काय। क्या रहता है? बीजांड काय की कोई भी कोशिका बिना निषेचन के भ्रूण बना सकती है। तो बीजांड काय के बाहर की सारी कोशिका आप जानते हो कैसी होती हैं? द्विगुणित ही होती है, क्योंकि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भी तो उनमें से ही बनी थी। भाई बीजांड काय की सारी कोशिकाएं समान थी, उनमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है जो क्या बनाती है? तो ये अगर द्विगुणित है तो बीजांडकार की अब बाहर की कोशिकाएं कैसी हैं? द्विगुणित। उनमें से बिना निषेचन के यदि भ्रूण बन जाता है तो बनने वाला भ्रूण कैसा बना? अगुणित बनाया कि द्विगुणित? द्विगुणित। ये असंजनन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? बिना निषेचन के भ्रूण बनना और अनावर्ती, आवर्ती और अपस्थानिक भ्रूणता। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई है? एक टॉपिक और बचा है अपना, बहुभ्रूणता। ये सिंपल सा है, लिवेन हुक ने इसकी खोज की थी बहुभ्रूणता की। ठीक है, किसकी खोज की थी? और संतरे के बीजों से की थी। किससे की थी? जब बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसको बहुभ्रूणता कहा जाता है। जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण मिल जाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता।
तो आप नींबू के बीज में ऐसा देख सकते हो, संतरे के बीज में भी ऐसा देख सकते हो। तो बहुगुणता किसे कहेंगे? जब बीज के अंदर एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? असंग जनन किसे कहोगे? बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया। अनिषेक फलन किसे कहोगे? बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया। तो एक बार वापस से रिवाइज करवाऊं, अनिषेक फलन किसे कहोगे? बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया। असंग जनन किसे कहोगे? बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया। और बहुभ्रूणता किसे कहोगे? हाँ, एक से अधिक भ्रूण का निर्माण। एक से अधिक भ्रूण का बनना। किसके अंदर बनता है ये? बीज के अंदर ही बनता है। किसके अंदर बनता है? और ये बात संतरे के बीज से खोजी गई थी सर्वप्रथम लीवेनहुक ने। क्लियर? बात समझ में आ गई? एक बीजपत्री भी समझ में आ गया। आज हमने एक बीजपत्री के बारे में, उसके बाद में स्कूटेलम के बारे में, फिर बीज के चेंजेस क्या होते हैं, जो बीजावरण होता है, जो अध्यावरण होता है वो बीजावरण बना लेता है, टेस्टा टेगमन बनते हैं, कैरेंकल, कैरेंकल के बारे में पढ़ा। ठीक है। और एरियल के बारे में पढ़ा और परिभ्रूणपोष के बारे में पढ़ा। ठीक। अब एक बात और याद रखनी है कि बीज की प्रसुप्ति क्या होती है। सामने देखिए, बीज की प्रसुप्ति क्या होती है। जो बीज होता है ना, प्रसुप्ति का मतलब एक तरीके से बीज का उस टाइम में अंकुरित नहीं हो जाना, एक तरीके से वो सोने वाली अवस्था में चला गया, विश्राम करने वाली अवस्था में चला गया। ठीक है। तो बीज के अंदर यहां पर एक छिद्र होता है जिसको आप बीजांड द्वार कहते हो, तो वो शेष रह जाता है। ये जो बीजांड द्वार है इसे जल और ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करती रहती हैं। इसमें यदि वो प्रवेश करेंगी तो इसका अंकुरण हो जाएगा, और इसमें प्रवेश नहीं करेंगी तो अंकुरण नहीं होगा। तो जैसे ही बीज पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, क्या हो जाता है? तो ये छिद्र बंद हो जाता है, और बंद होने से जल तथा ऑक्सीजन इसके अंदर प्रवेश करना बंद कर देती है। क्लियर? जैसे ही बंद कर देती हैं तो बीज के जो अंदर की जो उपापचय क्रियाएं हैं वो मंद पड़ जाती हैं, और ऐसी कंडीशन में वो डोरमेंसी अवस्था में चला जाता है, विश्राम अवस्था में चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उसको पानी में डालोगे तो वापस इसके अंदर क्या जाएगा? जल जाएगा। जल जाने से वापस से उसकी डोरमेंसी अवस्था बाहर आ जाएगी, वो विश्राम अवस्था से बाहर आ जाएगा, और उसमें प्ररोह और मूल विकसित होने लग जाएगी। जैसा कि हम बीजों को स्टोर करके रखते हैं, गेहूं होते हैं हम 12 महीने उनको स्टोर करके रखते हैं, बाजरा होता है स्टोर करके रखते हैं ना, लेकिन आप उनको पानी से बचा के रखते हो, क्योंकि अगर आप उन पे पानी डालोगे तो क्या हो जाएंगे? वो उग जाएंगे। क्यों उग जाएंगे? क्योंकि उनकी प्रसुप्ति जो होती है वो खत्म हो जाती है। तो बीज की प्रसुप्ति क्या होती है? प्रसुप्ति एक वही क्रिया है इसमें बीज ऑक्सीजन और जल को लेना बंद कर देता है और अपने अंदर की सारी प्रक्रियाओं को धीमा कर लेता है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों में जब उसको वो इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वापस से वो अंकुरित हो जाता है, उसमें प्ररोह और मूल विकसित हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? समझ में आ गई? यह आपका चैप्टर कंप्लीट है, सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है।